पंडित श्री गोविंद झा की कृतियों के अवलोकन, अध्ययन, मनन और चिंतन से प्राप्त निष्कर्ष के आधार पर यह आधिकारिक रूप से कहा जा सकता है कि वैदुष्य की प्रतिमूर्ति पंडित गोविंद झा जी अनवरत रूप से साहित्यिक सर्जना को भी समर्पित रहे हैं। इनके नाम के पहले जुड़ा पंडित शब्द संस्कृत भाषा में इनके पांडित्य का ही परिचायक है, न कि जाति विशेष का। जिन विद्वानों ने इन्हें गहराई से जाना और समझा है, उनमें एक हैं श्रीयुत किशोर नाथ झा जी। आप बताते हैं, संस्कृत में जो कुछ इन्होंने काम किया है वह नितांत मौलिक है। हृदय व्याख्या की पैरेलल यहाँ कोई दूसरी व्याख्या नहीं है। और आज के दिन में पाणिनि व्याकरण पर इतनी अच्छी व्याख्या लेखक कोई दूसरा नहीं हुआ है। पंडित झा के आधार भूमि संस्कृत होने का ही ये सुपरिणाम हुआ कि इनके द्वारा मैथिली अकादमी, बिहार का मैथिली शब्दकोश और कल्याणी ट्रस्ट के कल्याणी कोश का निर्माण हो सका। श्री मोहन भारद्वाज का अभिमत भी कुछ ऐसा ही है। भाषा विज्ञान और व्याकरण के क्षेत्र में उन्होंने जो काम किया है वह मापदंड है। आज मानक के रूप में हम लोग उसको ग्रहण कर रहे हैं, मान रहे हैं। व्याकरण का ज्ञान, व्याकरण का अध्ययन, उसकी पटुता उनको कौलिक परंपरा से प्राप्त है। उनके पिता महावैयाकरण दीनबंधु झा बहुत बड़े वैयाकरण थे और उन्हीं से उन्होंने व्याकरण का अध्ययन करना प्रारंभ किया। आज के दिन में संस्कृत व्याकरण का ऐसा विद्वान बहुत विरल है। पाणिनीयम शब्दानुशासनम के 2 भागों के प्रकाशन के प्रसंग स्वयं पंडित झा भी मानते हैं। तो संस्कृत पंडितों के बीच मेरा नामांकन नहीं हुआ था, इसी पुस्तक को लेकर के नामांकन हुआ। इस कथ्य तथ्य से वैद्यनाथ मिश्र यात्री, हिंदी में प्रख्यात नामा बाबा नागार्जुन भी सहमत थे। तभी तो इनके अमृत वर्ष पर अपनी शुभाशंसा संस्कृत के माध्यम से करते हुए उन्होंने लिखा, विद्या विद्योतितः स्वान्तः करणाय तपस्विने बहुभाषा निविष्टाय गोविंदाय नमो नमः। निर्लोभाय अल्पतुष्टाय विशोकाय सहिष्णवे आडंबर विहीनाय गोविंदाय नमो नमः। विकुंठाय प्रसन्नाय सुहृज्जन समागमे जिज्ञासु जनमित्राय गोविंदाय नमो नमः। निर्भीकाय वरेण्याय पैशून्य ध्वंसकारिणे स्वतेजसैव दीप्ताय गोविंदाय नमो नमः। पंडित गोविंद झा के अद्यतन जीवन और इनकी रचना धर्मिता पर आधारित इस सजीव शोध को तब एक निश्चित दिशा मिल गई जब इन्होंने प्रसंगवश स्वयं कहा, किसी के जीवन में शुरू में उत्थान रहता है, मेरे जीवन में अंत में उत्थान हुआ। यह उल्टी बात है। सेवानिवृत्त होने के बाद मैं पूर्ण रूप से साहित्य के क्षेत्र में अवतीर्ण हो गया। तो हमने भी इनके वर्तमान से प्रारंभ होकर अतीत में जाने का निर्णय लिया। महाजनुजेन गतः सपंथा। अब हम बिहार की राजधानी पटना के मंदिरी मोहल्ले में तत्कालीन हथुआ महाराज द्वारा संचालित संस्कृत विद्यालय के सामने हैं। यही वो पावन स्थल है जहां पटना आने पर पंडित झा ने अपना पहला पड़ाव डाला था। गोविंद झा क्रमांक 18 में साहित्य आचार्य प्रथम खंड की परीक्षा द्वितीय श्रेणी से उत्तीर्ण हुई। 1951 क्रमांक गोविंद झा साहित्य आचार्य द्वितीय खंड क्रमांक 109 उत्तीर्ण प्रथम श्रेणी। यहाँ की नामांकन पंजी में श्री गोविंद झा का नाम देखकर प्रस्थान करना ही था कि पंडित झा के सद्य आगमन का सारस्वत वरदान प्राप्त हो गया। इस सुखद संयोग के प्रति वे बताते हैं, यहाँ मैं अक्सर यहाँ आता हूँ, न जाने क्यों खींच करके ले आता है। और जब जब आता हूँ तब सारी स्मृतियाँ झलक उठती हैं एक बार। मैं यहाँ 1951 ईस्वी में अपने गांव से नौकरी की खोज में आया। लिखने का मुझे एक विचित्र संयोग हुआ। मैं बीम्स का एक कंपैरेटिव ग्रामर ऑफ मॉडर्न आर्यन लैंग्वेजेस पुस्तक पढ़ने लगा। पढ़ते समय लगा कि इसको नोट करते जाएं। नोट करने लगे तो लगा कि नहीं, नोट अधूरा होगा, इससे अनुवाद ही करते जाएं।
तो मैं उसको हिंदी में अनुवाद करता गया और 2 वॉल्यूम 1000 पृष्ठ से ऊपर है, सब पूरा लाइब्रेरी से पुस्तक ले करके उसको पूरा अनुवाद कर डाला। और 1-2 काम यहाँ हुआ जो स्मरणीय है। एक बसात नाटक का अंतिम रूप देना तो यही संभव हुआ। यहाँ जो महत्वपूर्ण काम नाटक का लिखना हुआ, उसके बाद से मैं लेखक के रूप में स्थापित हो गया और यहाँ रहने से मुझे पढ़ने की अद्भुत सुविधा मिल गई। सिन्हा लाइब्रेरी बहुत निकट है। ये है सच्चिदानंद सिन्हा लाइब्रेरी पटना। आज भी झा महाशय आवश्यकता पड़ने पर यहाँ आते हैं, अध्ययन करते हैं। और लौटते हुए यहाँ के पुराने भवन के बरामदे पर घूमकर अतीत को पढ़ना नहीं भूलते। और फिर वापसी। आवश्यकता हुई तो पुस्तकें खरीदकर भी पढ़ते हैं। लेखन और पठन के अतिरिक्त अन्य कोई व्यसन इन्हें है ही नहीं। और इनके लेखन के प्रति मोहन भारद्वाज भी कहते हैं, जब उन्हें कुछ लिखने के लिए नहीं रहता है तो वो बीमार हो जाते हैं, अस्वस्थ हो जाते हैं। लिखने का काम जब फिर शुरू कर देते हैं उसमें व्यस्त हो जाते हैं। उनकी सारी व्यथा कहाँ चली जाती है यह पता नहीं चलता। इनकी अपनी एक निजी लाइब्रेरी है जो आवास के नीचे तल पर है। यहाँ पढ़ना और लिखना दोनों ही होता है। यही उन्होंने अपने बहुभाषाविद होने का रहस्य भी हमें बताया। स्मरणीय है 2 घटनाएं। एक तो साहित्य अकादमी से साहित्य यात्रा के लिए दिया जाता था कुछ धन और घूमिए। उसमें मैंने उड़ीसा को पसंद किया। उड़ीसा में बहुत साहित्यकारों से बात हुई, बहुत सार्थक बात हुई, जमकर बात हुई। 15 दिन में वहाँ रहा। सबसे बड़े साहित्यकार जो वहाँ के माने जाते हैं, भारतवर्ष में विदेश भी खूब जाते हैं, अंग्रेजी के कवि हैं जयंत महापात्र। तो जयंत महापात्र से घंटों बात हुई और सबसे अधिक इंटीमेसी वहाँ हुई प्रतिभा राय। उनको भी 3-4 पुरस्कार मिला हुआ है और बहुत अच्छी महिला है, खूब लिखती है। तो प्रतिभा राय, इस क्रम से मुझे उड़िया पढ़ने के शौक़ चली। तो मैं उड़िया पुस्तकें पढ़ने लगा उड़िया भाषा में। तो उड़िया से भी 2-3 अनुवाद किया। नेपाली सुनते सुनते एक नेपाली के प्रति आकर्षण हो गया। गांधी जी ने एक बार कहा कि हर हिंदुस्तानी को हिंदी और उर्दू जुबान सीखनी चाहिए। यह उपदेश सुना और उसी समय लड़ाई बजरी, विश्व युद्ध। उस समय में युद्ध के प्रचार के लिए एक पत्रिका जो निकली सरकार की, जिसमें एक और हिंदी एक और उर्दू। उसी को देख करके मैंने उर्दू को अक्षरों को पहचाना। एक ही भाषा रहती थी, केवल लिपि अलग अलग। वो पढ़ते पढ़ते मुझे उर्दू पढ़ने का अभ्यास हो गया और मेरी बहाली भी उर्दू के जानने से ही हुई थी। ये अद्भुत बात है। सबसे कठिनाई मुझे अंग्रेजी में हुई। अंग्रेजी बिना गुरु का मैंने पढ़ा, कोई गुरु नहीं। पिताजी बड़े विरोधी थे। छुप करके पढ़ा, छुप करके अपने जेब खर्चे से पुस्तक खरीद करके तब जो सो घर पर बैठ करके पढ़ा। सेल्फ मेड मैन जिसको कहते हैं, मैं अपने को वो दावे के साथ कहता हूँ कि मैं सेल्फ मेड मैन हूँ। गुरु जी नहीं, किसी भी भाषा, किसी भी साहित्य के व्याकरण और संस्कृत को छोड़कर और किसी में मेरे गुरु नहीं है। बिहार सरकार द्वारा फादर कामिल बुल्के पुरस्कार और ग्रियर्सन पुरस्कार से सम्मानित पंडित झा 1993 में साहित्य अकादमी दिल्ली द्वारा नेपाली साहित्यिक इतिहास के अनुवाद कार्य के लिए पुरस्कृत हुए। इसी वर्ष सृजनात्मक साहित्य लेखन के क्षेत्र में भी इनके मैथिली कथा संग्रह सामाक पोथी को साहित्य अकादमी से पुरस्कृत किया गया। ये अपने आप में एक कीर्तिमान है। एक अनुवादक के रूप में सुनिश्चित जीविकोपार्जन के प्रसंग पंडित प्रवर बताते हैं। जीविका में भी हिंदी को राजभाषा बनाने के लिए, अंग्रेजी के स्थान पर बैठाने के लिए
चल रहा था बहुत अच्छा प्रयास। उसमें मुझे मौका मिला, मैं लेक्सिकोग्राफी में पारिभाषिक शब्दों के निर्माण में बिहार सरकार में आ गया और सरकार के विभाग में जो मैं हिंदी के लिए काम करता था उससे भी कुछ मुझे बल मिला, तो मैं नियमित रूप से सरकारी कर्मचारी हो गया परमानेंट, और तब अपना आवास लेना दोस्तों ज़रूरी हो गया। जब से राजवंशी नगर में सरकारी आवास मिला तब से मेरा जीवन स्थिर हुआ और दूसरी तरफ से रचनाओं का भी सिलसिला आगे बढ़ा। कथाकार पंडित गोविंद झा की अपनी कहानी अलग ही है। प्रमोशन होने पर मुझे प्रशासन का काम दे दिया गया। मैं रजिस्ट्रार की तरह वहाँ काम करने लगा। 90 कर्मचारी थे, उनको वेतन दीजिए वो दीजिए। वो इतना कट मुझे लगा कि मन हुआ कि कहीं भाग जाए नौकरी छोड़ करके। एक सौभाग्य की बात है कि उसी समय में मैथिली अकादमी की स्थापना हुई और वहाँ मुझे बुला लिया गया। बस बहुत प्रसन्न हो गया मैं। तब से मेरा शुद्ध साहित्यिक जीवन आरंभ हुआ और ये है 60 के आसपास, 60 तक मैं हो चुका था। तब तक मैथिली अकादमी में आने के बाद निरंतर पुस्तक लेखन, पुस्तक प्रकाशन, साहित्यकारों की गोष्ठी में आना जाना, ये सब शुरू हो गया और मेरे ग्रंथ एक के बाद दूसरे प्रकाशित होने लगे। मैथिली अकादमी से संबद्ध होने के कारण ये प्रेरणा आई। दूसरी बात, कुछ कथा गोष्ठी मैथिली में चलाई गई, उसमें मैं निरंतर जाने लगा और वो गोष्ठी घूम घूम कर होती थी, काठमांडू से लेकर के बनारस, कलकत्ता, और उस क्रम में शुद्ध रूप से कथाकार हो गया। मेरी कथाएं प्रकाशित होने लगी और पत्र पत्रिकाओं में उसका साथ साथ अनुवाद होने लगा, तेलुगु में, मराठी में, हिंदी में, अंग्रेजी में। इस प्रसंग श्री मंत्रेश्वर झा जी ने एक संस्मरण सुनाया। इसी क्रम में मैंने उन्हें एक बार पूछा कि इस उम्र में वो रात भर जागकर जहाँ तहाँ बैठकर नवयुवकों के साथ कथा गोष्ठी में शामिल होते हैं और कथा सुनते हैं, कथा पर टिप्पणी करते हैं और फिर कथा पढ़ते भी हैं, तो इस उम्र में ऐसा करना कहाँ तक उन्हें ठीक लगता है, क्योंकि अब बहुत बूढ़े हो चुके हैं। तो उन्होंने जो उसका जवाब दिया, उससे उनका श्रम के प्रति जो उनका आदर है, स्नेह है, जो उनका जीवन दर्शन है, वो परिलक्षित होता है। उन्होंने कहा कि आपने हमारे उम्र के लोगों को रिक्शा चलाते नहीं देखा है, कुली का काम करते नहीं देखा है, तो मैं तो गरीब तबके से आया हूँ और संघर्षमय जीवन मेरा रहा है, तो अगर मैं इस क्रम में इस तरह से कथा गोष्ठियों में जाता हूँ तो आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए। श्री मोहन भारद्वाज जी का मानना है कि उन्होंने सृजनात्मक साहित्य की भी रचना की है। उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार कथा लेखन के लिए मिला है। कि तुम मेरी दृष्टि में वो मुख्यतः तो नहीं कहेंगे, किंतु मूलतः एक संपादक है कि संपादन दृष्टि भी है, संपादन कला भी है। दोनों दृष्टियों से, दोनों आधारों पर विद्यापति गीतावली का इनके द्वारा संपादित संस्करण जो है वह महत्वपूर्ण है। पंडित झा के संपादकीय व्यक्तित्व पर मैथिली मासिक पत्रिका के संपादक श्री शरदिंदु चौधरी तो जैसे मुखर ही हो गए। मैथिली के लोग देखते हैं कि वो सिर्फ मैथिली में ही संपादन का काम किए हैं, लेकिन जब उनका पूरा आकलन मैं करता हूँ तो देखता हूँ कि अभी वे भारतीय किसी भी भाषा में जितने संपादन हुए हैं उसमें अग्रगण्य लगते हैं मुझे, इसलिए कि अभी तक उन्होंने जितना किया है उसमें 15,000 पृष्ठ उनकी प्रकाशित हैं उनके संपादकीय के अंतर्गत। मैथिली की 3 डिक्शनरी हैं और मैथिली में जो सबसे कठिन काम है जो किसी ने नहीं किया उसको उन्होंने किया। विद्यापति का जितना भी उपलब्ध किताबें थी संस्कृत की और अभट्ट की, सबको उन्होंने संपादित करके मैथिली रूप प्रस्तुत किया। और इससे भी आगे बढ़ा जाए तो राजभाषा विभाग की कई पुस्तकों का उन्होंने संपादन किया है। कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय की 2 पुस्तकों का उन्होंने संपादन किया है।
राष्ट्रभाषा परिषद द्वारा प्रकाशित कई पुस्तकों का उन्होंने संपादन किया है। कुल मिलाकर मैं देखता हूँ तो अभी तक उनके खाते में 50 से ऊपर पुस्तकें हैं जिसका उन्होंने संपादन किया है। गोविंद झा कथाकार तो पुरस्कृत हुए, परंतु उपन्यासकार गोविंद झा कहते हैं, निज कवित्व के ही लागन नीका। कहावत तो बहुत ठीक है, लेकिन मुझे अपने कवित्व भी सभी कवित्व अच्छे नहीं लगते। मैं अपनी रचनाओं में विद्यापति की आत्मकथा को सर्वश्रेष्ठ मानता हूँ। काव्येषु नाटकम रम्यम एक नाटककार के रूप में पंडित झा सन 1954 में बसात नाटक से चर्चित और सुप्रतिष्ठित हुए। तत्पश्चात 5 नाटकों की रचना की। मैंने एक नाटक लिखा, रुक्मिणी हरण। वो नाटक भी एक प्रकार से हिट कर गया, एकदम नई धारा नाटक की वहाँ से शुरू की। उसको वो थिएटर का वो दिल्ली में जो है संगठन, सरकार की संगठन, तो उससे गुवाहाटी में उसका अभिनय हुआ, कलकत्ता में हुआ और जगह हुआ। तो नाटक के विषय में जो बसात के समय मेरी ख्याति थी वो फिर लौट आई रुक्मिणी हरण के बाद। इनके समग्र लेखन को वर्गीकृत करके देखने से ये स्पष्ट होता है कि अपनी रचना धर्मिता का निर्वाह करते रहना और साहित्यिक विधाओं में परिवर्तन करते चलना इन्हें रुचिकर है। शायद यही परिवर्तन इन्हें ऊर्जावान बनाए रखता है। साहित्य की विभिन्न लोकप्रिय विधाओं में अपनी सशक्त उपस्थिति अंकित करते सर्जना प्रवाह में जब प्रकाशित पुस्तक आत्मालाप में आत्मकथा लेखन करने बैठे तो सभी लोकप्रिय विधाओं का प्रयोग एक ही पुस्तक में समायोजित हो गया। ये है पंडित गोविंद झा जी की वंशावली। इनका जन्म बैसाख कृष्ण दशमी शाके 1844 सन 1329 को हुआ, परंतु सरकारी अभिलेख में 10 अक्टूबर 1910 ही अंकित है। आप अपने विद्वान कुल की परंपरा की 35वीं विभूति हैं। अपने परिवार से तादात्म्य बनाए रखने हेतु भी पंडित जी प्रयत्नशील रहते हैं। पत्नी सीता देवी की अस्वस्थता भी लेखन साधना में व्यवधान नहीं बनती। हमें इसी कक्ष में उनके एकमात्र कविता संग्रह प्रलाप से एक कविता सुनने का सुअवसर भी प्राप्त हुआ। आबि गेल नाव आओ एहि पर बिराजू, गुम छी कियाक एना किछुओ तो बाजू। आबि गेल नाव, नाव थिक कागज केर, नाव थिक कागज केर, से तो अछि बुझले, तैयो एक छोटो सन दीप बारी साजू। आबि गेल नाव। लिखने की इच्छा हुई तो क्या निजी पुस्तकालय, क्या बेडरूम और क्या ड्राइंग रूम, यहाँ भी अलमीरे, किताबें, रैक पर किताबें और कुछ स्मरणीय पारिवारिक चित्र। लेखन के लिए अब सीधे कंप्यूटर राइटिंग का सहारा भी लेने लगे हैं। रूढ़िवादी धार्मिक मान्यताओं को पूर्ण अस्वीकार करते हुए आप कहते हैं, यहाँ जो 6 वर्ष में 51 ईस्वी से 56 ईस्वी तक रहा, राहुल सांकृत्यायन के मार्ग का साथी हो गया। ईश्वर और धर्म से नाता छूटता गया और मैं भारतवर्ष में कोई सेक्युलर अपने को कहे तो वही कह सकता है जो नास्तिक हो। जो किसी धर्म में आस्था रखता है वो मन से कभी सेक्युलर नहीं हो सकता है, उसको अपने धर्म की ओर खिंचाव कुछ न कुछ रहेगा ही। तो मैं मानता हूँ कि भारतवर्ष में अगर कोई सेक्युलर है तो मैं हूँ। अपने लिए प्रेरणा स्रोत रहे आदर्श पुरुषों में साहित्य के चिंतन में रविन्द्रनाथ ठाकुर और जीवन के चिंतन में
तो गांधी जी, ये दोनों मेरे गुरु हैं। जीवन के लिए गांधी, साहित्य के लिए रविंद्र। मैथिली पाठ्य ग्रंथों में विश्वविद्यालय स्तर तक पंडित झा के योगदानों के प्रसंग प्रोफेसर आनंद मिश्र जी कहते हैं। कालिदास की मालविकाग्निमित्र का अनुवाद प्रकाशित हुआ तो वह पाठ्य ग्रंथों में सम्मिलित हुआ। इनकी कुछ कविताएं भी मैथिली प्रथम पद्य संग्रह में समाहित की गई। ये कथाकार भी अच्छे निकले और कथा संग्रहों में इन्हें स्थान मिला। भाषा विज्ञान में पुस्तकों का मैथिली में नितांत अभाव था। गोविंद झा जी ने मैथिली भाषा के उद्गम एवं विकास पर तथा भाषा विज्ञान के अन्य सामान्य भाषा विज्ञान के सैद्धांतिक पक्ष को संक्षिप्त, अति संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत कर छात्रों का परम उपकार किया। श्रीमती वीणा कर्ण भी पूर्ण आस्था के साथ कहती हैं, साहित्य के सैद्धांतिक मूल्यों में विकास का मार्ग जो प्रशस्त करता हो साहित्यकार, उन साहित्यकारों में गोविंद झा का नाम मैं समझती हूँ मैथिली में मील के पत्थर के रूप में जाना जाएगा। एक महत्वपूर्ण अक्षर पुरुष के रूप में यशस्वी साहित्यकार, प्रकांड पंडित, भाषा शास्त्री, विविध भाषाविद, सफल अनुवादक, सुपटु व्यवहारविद, निर्भीक स्पष्ट वक्ता और भारतीय वाङ्मय के पुरोधाओं की आदरणीय पंक्ति में स्थान के अधिकारी पंडित झा की विशालता से अवगत होने के बाद सहज ही एक प्रश्न उठा, जिनका ठाव ऐसा उनका गांव कैसा। इस प्रश्न का उत्तर अतीत में था, तो हम चल पड़े मधुबनी जिले के ग्राम ईसापुर, जो पंडित झा का जन्म स्थान है। पंडित जी ने साथ दिया तो इस अभियान को एक और जिंदगी मिल गई। उदास उदास घर इनके आगमन से जैसे प्राणवान हो उठा, खिल उठा। और हम जान भी न पाए पंडित जी कब अपने अतीत में चले गए। बस यही कोठरी है, वहाँ कोठरी, उसी कोठरी में बैठ बैठ करके मैंने लिखना आरंभ किया। मध्यमा में जब था तब यहाँ मैथिली साहित्य परिषद की गतिविधि थी, वहाँ आते थे, विभूति पत्रिका चलती थी, भुवनेश्वर सिंह भुवन आते थे, ऐसी थी, मेरे भाई लिखते थे, मेरे पिताजी भी लिखते थे। नागार्जुन की कहानी तो अद्भुत है हर जगह। मेरे पिताजी के वो परम शिष्य हैं, मैंने उनके गुरु मेरे पिताजी के छात्र थे। एक बार आए तो सुबह में इतना दातुन लेकर के काट करके लाए, आपके गांव में दातुन साहुड़ बहुत है। गए, एक बार फिर लौट करके आए, आप क्यों आया मैं, आप जानते हैं? मैं तो नहीं जानता हूँ। उन्होंने कहा देखिए इस छुरी जो तो मैं ले गया था दातुन काटने के लिए, वो तो मेरे साथ ही रह गई, तो छुरी लौटाने के लिए आया हूँ। यहाँ आते थे तो खूब खाते थे और खाते थे पागलपन की तरह। भात भ गए तो भात भ गए, दाल नहीं भले, दाल चढ़ले, हाँ, भात और बिना सीझा हुआ दाल पानी समझिए कि इतना तुरंत हमरा दे दियो, बड्ड भूख लागल है, तुरंत ये इतना 3 बाटी दाल और भात खा लिया और तब सो गए। कथाकार पंडित झा के चरित्रों के प्रसंग श्रीमंतेश्वर झा ने बताया था। गोविंद बाबू की विशेषता है या खासियत है कि खास तौर से उनके जितने कथा के पात्र हैं सभी उनके इर्द गिर्द घूमते हैं और उनके गांव के परिवेश के होते हैं या उनके सामाजिक परिवेश के होते हैं। श्रीमती नीरजा रेणु भी कहती हैं, पंडित गोविंद झा की कथाएं मुझको शुरू से ही प्रभावित करती रही हैं। जिन कथाओं को मैं पढ़ती हूँ बार बार उनके पात्र, वो परिवेश मुझे याद आते रहते हैं। पंडित जी के पात्र हैं वो
धरती पर के पात्र हैं। सब अपने यथार्थ के चित्रण में वो सिद्धहस्त हैं। परंतु स्वयं झा महाशय कहते हैं, देखिए यहाँ के एक दो चरित्र को मैंने जरूर उतारा है वहाँ पर, परंतु मेरी प्रवृत्ति इस तरह की नहीं रही। मैं उसका जिसको चरित्र कहते हैं उसका व्यक्ति का कैरेक्टर जो है सो तो लिया है, व्यक्ति को नहीं लिया। यहाँ का सामूहिक कैरेक्टर जो है वो बहुत मुझे मिले, उसकी प्रतिफलन है। लेकिन ठीक ठीक पहचान बन जाए कि यही वो व्यक्ति है, सो एक ही दो ऐसे, उसका भी मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ। गांव के प्रति बोलते हुए पंडित श्री अति भावुक हो उठते हैं। कहने लगते हैं, यहाँ आने पर अभी भी होता है कि मुझे अगर पूरी छूट मिल जाए, सब सुविधा मिल जाए, यहाँ से जाऊँ ही नहीं कहीं, यहीं जो सो मैं अंतिम संस्कार मेरा यहीं हो जाए, यही कामना बार बार मन में आती है कि यहाँ ऐसा लगाव है। मनुष्य रहे ना रहे, ईंटा है, पत्थर है, वह पोखरा है, भले ही वो लीड से भरा हो, लेकिन उसमें ऐसा लगाव है, छोड़ने का मन नहीं करता है। जब जब आता हूँ तब तक आह्लादित हो जाता हूँ, न जाने क्यों। जैसे बूढ़ी माँ के प्रति होता है, उसको दांत नहीं है, उसको चलने की शक्ति नहीं है, उससे कुछ नहीं हो सकता है, फिर भी माँ है, वही भावना होती है गांव के प्रति। कुछ भी है, गांव है। और इनके इन्हीं भावुक उच्छ्वासों के साथ जब प्रस्थान करने का निर्णय किया गया तो पिताश्री की स्थापित प्रतिमा को आपने मौन श्रद्धा अर्पित की। और प्रारंभ हुई मैथिली के पंडित राहुल सांकृत्यायन की वापसी यात्रा।